Hello students, today we are discussing the IOQB exam which was held yesterday. तो ये जो पेपर है ये दो पार्ट में हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द पार्ट बी. तो यहां हम ये देख रहे हैं एक पेपर के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये जो पेपर था, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने ऑलरेडी देखे हैं, इंडिया या बाहर की भी कंट्रीज में ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, बट ये पर्टिकुलर जो बायोलॉजी का एग्जाम था ये प्रॉपरली रिसर्च ओरिएंटेड था, फैक्चुअल था और इन डेप्थ जो बायोलॉजी आप एक्सट्रीम बायोलॉजी पढ़ सकते हो उसका एग्जाम था. तो पेपर वॉज बिट टफ आप कह सकते हो, या बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही नॉलेजेबल पेपर था. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. तो ये जो क्वेश्चन है जैसा आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में जो है मैं आपको वो समझा देता हूं. एक शॉर्ट डे प्लांट है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है कि सेल्विया एक लेडी है जिसने को एक्सपेरिमेंट किया है, या प्लांट ग्रो कर रही है, एक शॉर्ट डे प्लांट है. तो वो शॉर्ट डे प्लांट का इतना सा रहता है कि शॉर्ट डे प्लांट में अगर आपको फ्लावरिंग करानी है तो जो उसको कंटिन्यूअस डार्क टाइम है वो मोर देन 12 आवर्स का होना चाहिए. अगर हम यहां बात करें तो जो डार्क टाइम है वो मोर देन 12 आवर्स का यहां पे होना चाहिए कंटिन्यूअसली, और जो थोड़े बहुत टाइम के लिए इनको डे लाइट भी रिक्वायर्ड होती है. हुआ क्या इस क्वेश्चन में कि इसके एक वर्कर ने यहां पे एक सर्वेंट ने गलती से रेड लाइट ऑन कर दी ड्यूरिंग दिस कंसिस्टेंट डार्क टाइम. तो अब क्या हुआ, जिसका डार्क टाइम था जो कंसिस्टेंट होना चाहिए था वो इंटरप्टेड हो गया, और अब इस केस में यहां पे फ्लावरिंग नहीं होगी, बिकॉज शॉर्ट डे प्लांट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनका डार्क टाइम इंटरप्ट हो जाता है तो फ्लावरिंग नहीं होगी. क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि व्हाट शुड बी डन टू मेक द प्लांट फ्लावर नॉर्मली. जो इंटरप्शन हुआ है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम इनमें से क्या एक मेजर कर सकते हैं. तो इसके कई सारे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, बट जिस रिसर्च पेपर से क्वेश्चन लिया गया था उसी के रेफरेंस में हम बात करें तो अब होगा ऐसा कि जो नेक्स्ट उसका जो डे टाइम है, अगर वहां पर आप उसको इंटरप्ट कर दोगे, लाइक द डे टाइम नीड्स टू बी इंटरप्टेड फॉर मोनोमेट्री डार्क पीरियड, तो अगर आप ऐसा कर देते हो तो इसमें फ्लावरिंग देखी गई है. अगेन इट इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, और ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. तो द डेफिनेट आंसर विल बी कि आपका जो डार्क टाइम है, जो डार्क पीरियड मतलब आपका जो डे टाइम है उसको आप इंटरप्ट कर सकते हो. तो आंसर विल बी द सी. आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन यहां हो सकता है कि क्या हम नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हम उसको डार्क में रखें, तो दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज यहां पे जो आपको डार्क टाइम है वो मोर देन 12 आवर्स का चाहिए, बट उसके बीच में आपको डे लाइट के भी फ्लैशेस चाहिए होते हैं. ठीक है, तो कंसिस्टेंट आप 24 आवर्स में रखोगे तो इसको ओवरकम नहीं करेगा. तो मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. द डे टाइम नीड्स टू बी इंटरप्टेड बाय मोनोमेट्री डार्क पीरियड. The next question is related to the bird nature, bird behavior. यहां पे मीना है and मीना bought a bird feeder. तो वो बर्ड फीडर को उसने अपनी विंडो पे हैंग कर दिया है और वहां पे फीड्स भर के छोड़ दिया है. अब वहां पे क्या होता है, पेजेंट्स या पैरट्स या बर्ड्स आते हैं और वो फीड करते हैं, बट होता यह है कि when मीना इज देयर वो बर्ड वहां पे फीड नहीं करते हैं, और जब मीना नहीं होती देन वो बर्ड फीड करते हैं. अब मीना को इंटरेक्शन करना है, मीना वांट्स की बर्ड उसकी प्रेजेंस में भी वहां पर फीड करे, तो उसकी मदर उसे एडवाइस देती है कि इनिशियली जब बर्ड फीड कर रहे हो तब आप विंडो के पास मत जाओ, आप बर्ड को कंफर्टेबल होने दो. तो अब होता क्या है कि जब मीना स्टार्टिंग में जाना अवॉइड करती है, बर्ड वॉज कंप्लीटली फ्रीली ईटिंग, बट धीरे धीरे क्या होता है, देन मीना वापस इंटरेक्शन स्टार्ट करती है. अब एट द एंड सिचुएशन ये है कि इफ मीना इज देयर देन आफ्टर बर्ड कैन फीड इजीली. अब बर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीना की प्रेजेंस उनको अनकंफर्टेबल नहीं करती. व्हाट इज दिस नेचर कॉल्ड. तो अब आपके पास जो ऑप्शन है इसमें हम सारे आंसर आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, बट हम सारे ऑप्शन की बात करेंगे बिकॉज सारे ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग है. अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी अब ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करते हैं. एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब होता है व्हेन यू आर ओवरलैपिंग टू डिफरेंट इंपल्सेस. लाइक आप डॉग्स में बिहेवियर देखते हो कि उनको पता है, जैसे ग्रिंग और बेल वाला और फीड वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो स्टिमुलस होते हैं अगर वो ओवरलैप हो जाते हैं तो आप उसे कहते हो एसोसिएटिव लर्निंग. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. हैबिचुएशन इज द व्हेन यू गेट कंफर्टेबल फॉर पर्टिकुलर स्टिमुलस, नाउ द स्टिमुलस विल नॉट बॉदर यू. तो ये जो सिचुएशन है सेम सिचुएशन है. मीना की प्रेजेंस पहले बर्ड्स को बॉदर कर रही थी, इवेंचुअली वो कंफर्टेबल हो गए, हैबिचुअल हो गए. तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट विल बी द हैबिचुएशन, और द आंसर नंबर बी. इम्प्रिंटिंग मीन्स दैट यू लर्न थिंग अकॉर्डिंग टू योर एज. आपको कोई सिखाता नहीं है बट स्टिल यू कैन लर्न समथिंग एज पर योर एज, तो ये इम्प्रिंटिंग है. एंड अल्टरिज्म इज द सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर. ये होता है सेल्फलेस कंसर्न.
जैसे बीवर स्पीसीज में आपको देखने के लिए मिलता है, अगर बीवर के पास में फूड रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, क्राइसिस हो जाता है, तो कुछ बीवर होते हैं वो खुद का सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो खुद डूब जाते हैं पानी में, दे गेट ड्राउन, और जो बाकी जो पूरा पैक है वो उसी बीवर पे फिर फीड कर लेता है. दिस इज कॉल्ड अल्टूरिज्म. बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैबिचुएशन. The next question is from the genetics part, और यहां पे आपको सिंपल कॉम्बिनेशंस देखने हैं. द क्वेश्चन में आपको दो जीनोटाइप दिए हुए हैं, दिस जीनोटाइप एंड दिस जीनोटाइप. आप इनकी क्रॉसिंग करा रहे हो, इनकी मेटिंग करा रहे हो, एंड यू वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर जीनोटाइप. तो इनसे आपको ये जीनोटाइप चाहिए. यहां आप देख सकते हो, हियर इज कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल P. यहां से जो दो गेमीट्स बनेंगे, वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है यहां से P आने की, वो सिंपल P आने की प्रोबेबिलिटी है. यहां पर आपको चाहिए सिर्फ स्मॉल p. तो इन दोनों में से ये आएगा या ये आएगा, कैपिटल P आएगा, स्मॉल p आएगा, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 50-50. तो आप बोल सकते हो कि इस कॉम्बिनेशन के, इस कैपिटल P स्मॉल p बनने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. बिकॉज ऑफ दिस सिमिलरली गोज विद दिस Q एंड Q. यहां पे 100% है, यही आएगा, बट यहां पे 50-50 है, अगेन 1/2. एंड अगर आप नेक्स्ट बात करते हो R और R की, तो सेम गोज विद दिस. यहां पे दोनों स्मॉल r है, बट यहां पे डिसाइड करेगा कि कौन सा आएगा, कैपिटल R आएगा, स्मॉल r आएगा. तो अगेन यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2. तो टोटल प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ दिस क्रॉस आपको ये रिजल्ट मिले या ये पर्टिकुलर जीनोटाइप मिले, दैट विल बी 1/2 into 1/2 into 1/2. द आंसर विल बी 1/8. द आंसर नंबर B. दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इकोलॉजी, एनिमल इंटरैक्शन और द लिविंग इंटरैक्शन. यहां पर आप देख सकते हो कि दो स्पीसीज के बारे में दिया हुआ, दो डिफरेंट स्पीसीज है P एंड Q, एंड सिचुएशन दी हुई है व्हेन दे आर नॉट इंटरैक्टिंग एंड व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग. तो इन द फर्स्ट केस आप यहां देखते हो कि अगर वो दोनों इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, तो दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो एट 0. बट व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग, वन गेट न्यूट्रल एंड वन इज हैविंग लॉस. आप देख रहे हो P इज बुकिंग लॉस एंड दिस इज न्यूट्रल. तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है एमेंसालिज्म का, कि जिसमें एक माइनस पे रहता है, जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो 0 पे रहता है. नेक्स्ट वन इज व्हेन दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, वन इज एट लॉस एंड वन इज न्यूट्रल. बट व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग, दिस बिकम्स प्लस एंड 0 रिमेन्स 0. यानी एक न्यूट्रल है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट सेकंड को बेनिफिट हो रहा है. दिस इज एग्जांपल ऑफ कमेंसालिज्म. यहां पर आप देखते हो ये जो लास्ट के दो ऑप्शन थे बहुत ही कंफ्यूजिंग भी समझ सकते हो, बहुत इजी भी है. इफ यू आर क्लियर लॉजिक तो ये बहुत इजी है. व्हेन दे आर नॉट इंटरैक्टिंग दे आर एट 0, बट व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर. तो दिस इज कॉल्ड, आप कंफ्यूज हो सकते हो फ्रॉम द म्यूचुअलिज्म, बट अगेन दिस इज प्रोटोकॉपरेशन. अगर आप यहां देखते हो कि व्हेन दे आर नॉट इंटरैक्टिंग दे बोथ आर एट माइनस, एंड व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग बोथ आर एट प्लस. दैट मींस यहां पे इंटरैक्शन करना एसेंशियल है. अगर आप यहां इंटरैक्शन नहीं करोगे तो आप लॉस में रहोगे. व्हेन आप यू आर इंटरैक्टिंग देन ओनली यू गेट बेनिफिटेड. तो इसका जो ऑप्शन है ये बहुत ही क्लियर ऑप्शन से आप देख सकते हो. फर्स्ट इज एमेंसालिज्म, सेकंड इज कमेंसालिज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म. तो जो आंसर होगा वो होगा, दैट विल बी बी. कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में जो आपको हो सकता था, जो काफी स्टूडेंट्स को हुआ भी, म्यूचुअलिज्म को और प्रोटोकॉपरेशन को आपने कंफ्यूज कर दिया, बट यहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, आप माइनस पे हो, एसेंशियल डिपेंडेंस है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इवोल्यूशनरी स्टडीज, और इवोल्यूशन में कार्बन डेटिंग वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन है. व्हेन यू गेट अ फॉसिल यू हैव टू एज द फॉसिल, यू वांट टू डिटरमाइन हाउ व्हाट इज द एज ऑफ फॉसिल एक्चुअली. तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर दिया हुआ है कि यू आर यूजिंग द कार्बन 14 आइसोटोप, दैट इज कार्बन डेटिंग. और इनिशियली जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी तो जो कार्बन 14 का लेवल था दैट वाज 0.26 मिलीग्राम. बट जब आपको फॉसिल मिला है, एट द टाइम ऑफ फॉसिल यू हैव 0.185 मिलीग्राम कार्बन रिमेनिंग, कार्बन 14 इज रिमेनिंग. तो आपको यह बताना है कि इस फॉसिल की एज क्या होगी. इफ यू कैलकुलेट डायरेक्टली ये बहुत लेंथी हो जाएगा, प्रोबेबली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बट यू हैव अ स्मार्ट आइडिया. आपको क्या देखना है, यू हैव गिवन द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 5700 ईयर्स. यानी अगर आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन 14 है, तो इस पर्टिकुलर ईयर के बाद में वो रिमेनिंग अमाउंट आपका रह जाएगा x/2. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस तरीके से कार्बन डेटिंग में डिके होता है. बट यहां पर आपको दिख रहा है कि 0.26 था, अगर हम इसका हाफ करते तो दैट मस्ट बी 0.13. बट यहां जो वैल्यू है ये ज्यादा है 0.13 से. दैट मींस अभी एक सिंगल हाफ लाइफ भी कंप्लीट नहीं हुई है. यानी ऑर्गेनिज्म की डेथ से लेकर के अभी तक he has not completed 5700 years. तो जो आंसर होगा वो इससे कम होगा. बट अगेन इट इज क्लोज टू दिस वैल्यू ओनली. तो आप बोलोगे जो आंसर होगा वो नियर बाय
हाफ ऑफ हाफ लाइफ होगा, तो यू विल बी गिवन द सेकंड ऑप्शन अराउंड 3000 ईयर्स. इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आपको लॉजिक से करना था. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी. This question is from the photosynthesis or you can say plant breeding part. तो ये भी एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है जो कि परफॉर्म किया गया है, जिसका पूरा पेपर आपको साइंस डायरेक्ट पे मिल जाएगा. तो इस पेपर में ये है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट और डिफरेंट कलर लाइट ऑन द सीड जर्मिनेशन और द प्लांट जर्मिनेशन. यहां पर अलग अलग 4 टाइप की लाइट को यूज किया गया है एंड ऑल प्लांट्स आर एक्सपोज्ड फॉर 96 आवर्स इन ईच लाइट फ्रीक्वेंसी और ईच लाइट वेवलेंथ. तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट सीक्वेंस होगा जर्मिनेशन का, परसेंटेज जर्मिनेशन का, वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बात करनी है. तो फैक्चुअल डेटा इज द रेड लाइट और ब्लू लाइट हैज ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट, बट स्टिल रेड लाइट हैज मोर परमानेंट इफेक्ट ऑन द जर्मिनेशन देन ब्लू लाइट. इट इज अ स्लाइट मोर बट स्टिल इट इज मोर. तो द आंसर विल बी रेड, ब्लू एंड येलो. ग्रीन में से ग्रीन हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन द सीड जर्मिनेशन. सो आंसर विल बी रेड, ब्लू, येलो एंड green. Answer will be D. Again, this question is a combination of animal kingdom, animal classification and evolutionary studies. So here you will be given, you was given this kind of chart or sequence. यहाँ आप देख सकते हैं the start from the porifera and at the Peripluda. तो इसमें ये एक पूरा चार्ट है जिसको आपको स्टडी करना है या सीक्वेंस आपको देखना है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कनेक्शंस आपको यहाँ पे नोटिस करना है. देन हम अगर ऑप्शंस पे चलते हैं तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें इसमें चूज करना है. बट अगेन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली अगर पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बट लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे विद फ्यू इन्फॉर्मेशन, हम ज्यादा आसानी से कर पाएंगे. तो वी विल गो विद द एलिमिनेशन मेथड. यहां आप देख सकते हैं ब्रायोजोआ, एनालिडा, मोलस्का एंड ब्रेकियोपोडा आर मोनोफाइलेटिक टैक्सा. अब बेसिकली मोनोफाइलेटिक टैक्सा क्या होते हैं, जिनका बहुत ही कॉमन एंसेस्टर होता है या एक रिसेंटली कॉमन एंसेस्टर होता है और उससे ब्रांचिंग निकली होती है. काइंड ऑफ ये एक कॉमन एंसेस्टर है एंड यू आर गिवन ब्रांचिंग लाइक दिस. तो ये जो आपस में दिस स्पीसीज, दिस एंड दिस, ये मोनोफाइलेटिक कहलाते हैं. तो यहां आप देख सकते हैं ब्रायोजोआ, एनालिडा, मोलस्का एंड ब्रेकियोपोडा आर द originated from this common ancestor. तो they are monophyletic. The statement is true. कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो द ऑप्शन नंबर इज 1 इज करेक्ट. यहां हम देखते हैं ये करेक्ट है. Chordata is as distantly related to Echinodermata as Hemichordata. तो यहां पर हम बात करते हैं कि Chordata, Hemichordata और Echinodermata ये पहले कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे, देन ये आगे जाके डिवाइड हो गए और ये भी आगे जाके डिवाइड हो गए. तो कह सकते हैं अभी के लिए इस ऑप्शन को अगर हम होल्ड पे भी डालते हैं, बट फिर भी हम कह सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, डिस्टेंटली रिलेटेड है. एंड एनिमल किंगडम के प्रिंसिपल से हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि इनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी होते हैं. तो दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड बिकॉज दे आर हैविंग कॉमन एंसेस्टर प्रीवियसली बट नॉट राइट नाउ. तो ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हम सही मान सकते हैं. सेकंड इज निडेरिया इज द अर्लीस्ट इवॉल्व क्लास आफ्टर पॉरीफेरा. डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि फर्स्टली पॉरीफेरा इवॉल्व हुए थे एंड पॉरीफेरा के बाद में निडेरिया, सिलेंट्रेट जिन्हें कहते हैं वो इवॉल्व हुए हैं. तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट है. तो अब आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो ये रॉन्ग है. बट अगर हम कंसेप्चुअली भी बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा, ऑन्क्योफोरा एंड प्लूरीप्लोडा आर द पैराफाइलेटिक ग्रुप. तो पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, ये भी कॉमन एंसेस्टर कैरी करते हैं बट इमीडिएटली कॉमन एंसेस्टर कैरी नहीं करते. बट हम यहां देखते हैं तो जो ऑर्थ्रोपोडा है और जो ऑन्कियोफोरा है, ऑनिकोफोरा है, इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, यानी आपस में ये दोनों अगेन जैसे ये थे वैसे मोनोफाइलेक्टिक है. हम इसे बोल सकते हैं कि ये इन दोनों के साथ में पैराफाइलेटिक हो सकता है, बट ऑर्थ्रोपोडा और ऑनिकोफोरा आपस में मोनोफाइलेक्टिक है. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट होगा, this statement is false and we was to choose the false statement. That is why answer will be D. Arthropoda, Onychophora and Prepluda from the paraphyletic group. I must say this was the simplest question from the entire Olympiad exam. इस given pedigree से आपको देखना था कि ये कौन सी डिजीज है and I believe ये NCERT टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट स्कैन डायग्राम है. ये बहुत ही इजी पेडिग्री है. जो लॉजिक हमने क्लास में सीखा था अगर हम उस लॉजिक से भी करें तो आपको दिख रहा है कि ये जनरेशन डिजीज फ्री है एंड ये जनरेशन भी डिजीज फ्री है. यू आर हैविंग जनरेशन गैप, तो ये डोमिनेंट तो नहीं हो सकता. इट मस्ट नॉट बी डोमिनेंट. इफ इट वाज डोमिनेंट तो पेरेंट्स में भी ये डिजीज आपको होती. ठीक है, तो ये हो गया रिसेसिव. द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज क्लियर, दिस इज रिसेसिव. अब हम देखते हैं मेल और फीमेल की इक्वल प्रीडिस्पोजिशन है, कोई फिल्टर नहीं है सेक्सेस में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है दोनों सेक्सेस में. तो दिस probably this must be autosomal. So answer will be the autosomal recessive and you are given direct option. Option number 2, autosomal recessive.
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेस्पिरेशन पार्ट और ये भी अगेन एक रियल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहां पर जो फोटोसिंथेट्स है उनको सीव ट्यूब में मीजोफिल सेल से लेके सीव ट्यूब में लोड किया है एंड सिचुएशन दी हुई है कि ये जो पूरा सेटअप है, दिस सेटअप इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन शॉर्टेज एंड द मेटाबॉलिक इनहिबिटर। इस गिवन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप क्या बता सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसा होगा? कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या एक्टिव एटीपी डिपेंडेंट है? डेफिनेटली अगर आपको ये वर्ड्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज के लिए सेंसिटिव है एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, आप सोच सकते हो ईटीएस साइकिल के बारे में। ठीक है, तो द आंसर विल बी डायरेक्टली एक्टिव एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, बिकॉज जो बाकी सारे प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली इन चीजों पे सेंसिटिव नहीं हो सकते। तो द आंसर विल बी डी, एक्टिव एटीपी डिपेंडेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द प्लांट टिश्यू और द प्लांट पार्ट। जो प्लांट के अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं, फोटोक्रोम्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर फोटो कन्वर्जन हो गया यानी पिगमेंट पीआर टू पीएफआर में कन्वर्ट हो गया, तो अब जो जीन एक्सप्रेस होगा उसका मतलब क्या इफेक्ट आएगा, इस कन्वर्जन का जीन एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई है या कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, इस कन्वर्जन की वजह से क्या ये इवेंट में इंपैक्ट पड़ेगा? तो डायरेक्टली हमें देखना है कि पीआर किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज अब पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो गया तो किस किस के जीन एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दिस अफेक्ट्स ओपनिंग एंड ग्रीनिंग ऑफ कार्टिलेडन्स, ये डेफिनेट सी बात है कि पीआर का इस पर इंपैक्ट होता है, आपको पता है। ठीक है, देन सेकंड इज शेड अवॉइडेंस, डेफिनेटली ये भी होगा बिकॉज दे आर आल्सो लाइट सेंसिटिव। इटियोलेशन, डेफिनेटली इट इज लाइट सेंसिटिव। अगेन इटियोलेशन के लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया गया था, इसके ऊपर एक पेपर आपको मिल जाएगा। तो इटियोलेशन में कंफ्यूजन था, बट इटियोलेशन का कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि इसकी वजह से इटियोलेशन भी अफेक्ट होता है। एंड द नेक्स्ट इज फ्लावरिंग, डेफिनेटली लाइट सेंसिटिव होती है। हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इस फोटोक्रोम के कन्वर्जन की वजह से ये दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो द आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 6। द आंसर विल बी ए। In this question you was given two assumptions। आपको टॉपिकल प्लान के बारे में दो assumption दिए गए हैं। assumption 1 was intense light and high temperature induce partial to total closure of stomata। ये वाटर को प्रिवेंट करने की या वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का एक एडेप्टेशन होता है ट्रॉपिकल प्लांट्स में। तो दिस इज ट्रू, ये इम्प्लिसिट होगा, ये ट्रू है। एंड assumption number 2 was in C3 plant RBP case behaves as oxidase while in C4 plant PAPcase fixes CO2 at low concentration। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने का रीजन ये था कि व्हेन यू वाज रीडिंग क्वेश्चन आपने सिर्फ यहीं तक इसको देखा कि C4 प्लांट in C4 plant PAPcase fixes CO2 at low concentration, पर ये जो लो कंसंट्रेशन है ये इन दोनों कंडीशन के लिए गिवन है, फॉर C3 प्लांट स्टेटमेंट एंड C4 प्लांट स्टेटमेंट, दोनों के लिए कॉमनली उन्होंने मेंशन किया है कि लो कंसंट्रेशन है। एंड वी नो दैट जो रुबिस्को है या जो आरबीपी केस है वो ऑक्सीडेज एंड कार्बोक्सिलेज दोनों की तरह बिहेव करता है, बट एट द लोअर CO2 कंसंट्रेशन और वी कैन से हायर O2 कंसंट्रेशन इट बिहेव्स लाइक अ ऑक्सीडेज। तो द ऑप्शन नंबर 2 assumption number 2 is also true। The answer for this question is 1 and 2 assumptions both are implicit। तो option number 4। This question is a very interesting question because I have seen such patient in my MBBS career। So इस question में आपको clear relation दिखाया गया है along with autoimmunity and thyroid in bacterial infection। तो इस केस में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए कि थायराइड के साथ में एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, दिस इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज एंड दैट लीड्स टू हाइपरथायराइडिज्म। बट उसी के साथ ये क्लिनिकल एसोसिएशन देखा जाता है एच पाइलोरी का। एच पाइलोरी इज अ बैक्टीरिया जो आपके स्टमक में अल्सर कॉज कर देता है या म्यूकोसा को डैमेज कर देता है और हाई एसिड प्रोडक्शन करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 वाज इन अ पर्सन हैविंग हाइपरथायराइडिज्म these are high chances of infection of Helicobacter pylori infection। बट यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो हाइपरथायराइडिज्म का रीजन ये इससे रिलेट कर रहे हैं, ये एक ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, आप ऐसा कह सकते हो, या एक क्लिनिकल कोरिलेशन है जो एस्टेब्लिश्ड है कि ग्रेव्स डिजीज अगेन हाइपरथायराइडिज्म के केस में इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ वी कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, और फॉर द रीजन only of the symptoms of the infection by H pylori is bloody or black vomit। Definitely this is a symptom because जब bleeding होती है स्टमक में और वो क्लॉट हो जाती है या वो ओल्ड हो जाती है तो it get black in color। तो
ये भी सही है, बट अगेन दिस रीजन कैन नॉट डिफाइन दिस स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट दोनों सही है, बट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया था बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट 2 कैन नॉट एक्सप्लेन 1। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम और फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको थोड़ा सा भी आप सेंस, कॉमन सेंस यूज करोगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लोगे। आपको एक नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। यहां पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि एक ग्राफ है P, Q एंड R, और कुछ क्रेडेंशियल दिए हुए हैं लाइक प्रेशर इन वेंट्रिकल, प्रेशर इन आउटा, वॉल्यूम इन वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि आउटा का प्रेशर जो है इन जनरल कहां से कहां वेरी करता है। आपको पता है कि जो सिस्टोलिक बीपी की जो नॉर्मल या आइडियल वैल्यू होती है वो 120 mmHg होती है एंड इसकी 80 mmHg होती है। तो आउटा का प्रेशर इसके बीच में रहता है, ना इससे कम जाता है ना ही इससे ज्यादा नॉर्मल केस में जाता है। और यहां आप क्लियर सा ग्राफ देखोगे कि 100 mmHg आपको रेंज दी हुई है, और यहां आप देखोगे कि ये जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां पे ये 100 से नीचे स्टार्ट हो रहा है। दिस ग्राफ गोज लाइक दिस एंड इफ गोज अप लाइक दिस, तो आप देखोगे कि 100 से स्लाइटली ये ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा नहीं गया, स्लाइटली ऊपर चला गया नियर बाय दिस 130 और 120 रेंज। तो जो क्यू ग्राफ है आप क्लियरली फिगर आउट यहां से कर पाओगे, जो हमने ग्रीन कलर से शेड कर दिया है। अगेन ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ना तो ये बिलो 80 जाता है, ना इन जनरल ये मोर देन 120 130 जाता है। तो ये ग्राफ इसी के बीच में लाया करेगा। तो Q मस्ट बी आउटिक प्रेशर। तो एक तो आपको क्लियरली फिगर आउट यहां पर हो गया कि जो Q है, जो सेकंड नंबर है, वो आउटिक प्रेशर होगा। तो आउटिक प्रेशर आपको यहां दिखा और आउटिक प्रेशर आपको यहां दिखा, ठीक है, इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है और कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम है। अब आप यहां देखोगे P वाले ग्राफ को, तो वॉल्यूम जो था वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बट अगेन आप यहां देखो, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बाहर चला जाता है एट द एंड ऑफ सिस्टोल या ड्यूरिंग डायस्टोल, उसका वॉल्यूम सडनली कम हो जाता है। और अगर वॉल्यूम सडनली कम हो जाता है तो वो जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से पूरा डिप हो जाता है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इतना स्ट्रॉन्ग डिप आया है, और ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज सिस्टोल। यहां पे आप क्लियरली कह सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट सिस्टोल है, बिकॉज इसके बाद ही आउटा का प्रेशर बढ़ा है और इसके बाद ही यहां पे वॉल्यूम में चेंज आपको दिख रहा है। तो द P विल बी वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कंफ्यूजन तो इन दो से ही क्लियर हो गया। और प्रेशर इन आउटा सेकंड को भी आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, आर की वैल्यू इनिशियली जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर था वो कम था, जैसे हमने सिस्टोल किया प्रेशर राइज हुआ एंड अगेन फिर से प्रेशर फॉल हो गया। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और द ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाला जो पार्ट होता है वहां से है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। तो यहां जो प्रोसेस आपको दिखाया गया है, अगर आप इसके ऑप्शन नहीं पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन यू कैन थिंक ऑफ रूट हेयर से, या किसी रूट का लीफ का डायग्राम है, बट जैसे आप ऑप्शन में आते हो तब आपको क्लिक करेगा कि व्हाट इज द गिवन सिनेरियो। यहां आप देखोगे कि एक ये जो मैं ग्रीन कलर से यहां पे शेड कर रहा हूं, ये वाला ये एक डार्क थ्रेड है और इससे बहुत सारी ब्रांचिंग निकल रही है। तो यहां ऑप्शन में जो दिया गया, अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं लाइक डीएनए स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए इलॉन्गेशन एंड आरआरएनए स्ट्रैंड, तो हमें कुछ तो समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है। तो अब ये जो थ्रेड है, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन का सिनेरियो होता या है, तो ये क्लियर सी बात है कि ये वाला जो थ्रेड होगा वो डीएनए ही होगा, बिकॉज डीएनए का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है या डीएनए की कॉपी बनती है और एमआरएनए सिंथेसाइज होता है। तो जो एस होगा वो तो डीएनए होगा, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये डीएनए है, आपको 2 में डीएनए मिला। नाउ ये आर का जो प्रोसेस है, ये आर वाला प्रोसेस क्या होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आरएनए इलॉन्गेशन होगा या स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो स्टार्टिंग तो एक पॉइंट से होती है, स्टार्टिंग पूरे ऑनगोइंग प्रोसेस में नहीं होती। और अगर आपको ये पूरी रेंज दी हुई है लाइक आर, ये पूरा प्रोसेस रनिंग प्रोसेस है, तो दिस इज आरएनए इलॉन्गेशन। तो सेकंड ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए आर के फॉर्म में आरएनए इलॉन्गेशन। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सॉल्यूशन तो यहीं से मिल गया आपको कि एस विल बी डीएनए एंड आर विल बी द आरएनए इलॉन्गेशन। बट फिर भी हम और कंफर्म कर लेते हैं, तो जो क्यू होगा वो स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा डेफिनेटली, तो ये ऑप्शन हो गया। एंड इससे पहले का जो सारा प्रोसेस आपको दिया हुआ है, नाउ यू हैव ओनली ऑप्शन कि यहां पर आरएनए स्ट्रैंड्स आरआरएनए स्ट्रैंड्स होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिकॉज बाकी पूरा सिनेरियो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी।
दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक कि ये टिश्यू कल्चर से है, क्लोनिंग से है, बट अगेन ये क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी से या सेल साइकिल से। सिंपल सा लॉजिक इसमें पूछा है कि अगर आप सेल को स्टारवेशन में रखते हो या सेल अगर स्टार्विंग है तो वो कौन सी सेल स्टेज में हॉल्ट हो जाएंगी या कौन से सेल साइकिल की स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगी। ये ऑपरेटिव ऑब्वियस सा आंसर है कि जब सेल स्टार्विंग में कंडीशन में होती है तो वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करती है, अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल सप्रेस कर लेती है और दे हॉल्ट एट G1 स्टेज। तो डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन में ये भी पढ़ लेते कि स्टारवेशन ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल हॉल्ट एट द सेल इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, डायरेक्टली यू विल मार्क द आंसर G1 phase. This question was from biotechnology and I can say this is one of my favorite question because इसका लेवल बहुत हाई नहीं था बट बहुत ही लॉजिकल लेवल था, बहुत ही लॉजिकल एक क्वेश्चन था। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है दैट इज PBr322, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन आपको दिखाए गए हैं। दिस रीजन कोड्स फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दिस रीजन कोड्स फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब यहां पर आपने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया है दैट इज BAMH1 और ये एंजाइम क्लीव कर देगा इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट को। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप यहां पर इंसर्शन करोगे तो जो इंसर्ट होने के बाद में जो आपके पास डीएनए बचेगा या प्लाज्मिड बचेगा वो कैसा होगा, इसके पास AMP यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन तो पेटेंट होगा बट इसकी जगह पर आपको यहां पर इंसर्ट आ जाएगा यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो उसकी लॉस्ट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं ऑप्शन में तो क्या पूछा है कि इस जो गिवन सिनेरियो था इससे आप क्या इंडिकेट कर सकते हो। तो अगेन जैसे मैंने कहा सेल विल शो रेजिस्टेंस इन एम्पिसिलिन बिकॉज एम्पिसिलिन रीजन वाज पेटेंट बट टेट्रासाइक्लिन रीजन वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन इंसर्ट, तो ये उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड डायरेक्टली यू कैन से द आंसर इज डी। दिस क्वेश्चन वॉज एम्ब्रियोलॉजी और सी अर्चिन पे काफी एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और काफी हॉट टॉपिक रहता है किसी भी रिसर्चर के लिए या बीइंग अ PhD स्कॉलर। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है या कॉमन एनिमल है जिसपे की स्टडी की जाती है, स्पेशली एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज, डिफरेंशिएशन स्टडीज। तो इस सेटअप में क्या है, सी अर्चिन का एम्ब्रियो लिया गया है, 8 सेल स्टेज में एम्ब्रियो लिया गया है और उसमें क्लीवेज कर दिया। तो आपके पास इस तरीके से इस सी अर्चिन का एम्ब्रियो था, इसमें आपने दो पोल्स बना दिए, एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल, इस तरीके से था। अब इसके दो अलग अलग टाइप से क्लीवेज हमने यहां पर किए। एक बार हमने क्लीवेज किया ऐसा वर्टिकल क्लीवेज, अगर आप वर्टिकल क्लीवेज करोगे तो लेफ्ट और राइट जो हाफ होंगे वो इक्वल से ही होंगे। एक बार हमने क्लीवेज किया है हॉरिजॉन्टल क्लीवेज, तो एक एनिमल पोल अलग हो गया और साइटोप्लाज्मिक पोल जो दूसरा वेजिटेटिव पोल है वो इसका अलग हो गया। सिचुएशन आपको ये दी हुई है कि जो सेट 1 था, सेट 1 में क्या था, सेल्स ऑफ अपर हाफ रिमेन्ड एम्ब्रियोनिक, जो अपर हाफ की सेल थी वो एज इट इज वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाई, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही रह गई। एंड सेल्स ऑफ लोअर हाफ डेवलप इनटू स्मॉल एबनॉर्मल लार्वा, मतलब लार्वा में कन्वर्जन तो हुआ बट वो साइज में स्मॉल रहा, थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी रही बट स्टिल इट वाज कन्वर्टेड और जो अपर हाफ था वो एज इट इज रह गया। सेट 2 में ऐसा हुआ कि जो लार्वा था वो नॉर्मल, मतलब लार्वा तो बना, दोनों ही पीसेस से लार्वा बना बट थोड़ा सा साइज में वो स्मॉल था। और यहां आप देखोगे तो सेट 1 का जो क्लीवेज था वो हॉरिजॉन्टल था। तो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज में जब आपने एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल को अलग अलग कर दिया, उस केस में जो लार्वा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अपर हाफ में तो बना ही नहीं और लोअर हाफ में स्मॉल और एबनॉर्मल लार्वा बना। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे फिर भी ये एक फैक्चुअल सी बात है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज में मैंने भी पढ़ा है। इस केस में क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन होना होता है तो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कई सारे प्रोटीन और इन्फ्लुएंसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स का या कई सारे जीन के एक्सप्रेशन पे जो डिफाइन करते हैं कि उसका कन्वर्जन मेटामॉर्फोसिस या लार्वा से एडल्ट या एम्ब्रियो से लार्वा बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब बिकॉज आपने ये पोल सेपरेट कर दिए तो एनिमल पोल की तरफ वेजिटेटिव पोल के कंपोनेंट नहीं कम्युनिकेट कर पाते या नहीं इंटरेक्शन कर पाते, तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर सी में यहां पे क्लियरली दिया हुआ है द एनिमल एंड वेजिटल हाफ ऑफ द एम्ब्रियो डिफर इन कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट एंड बिकॉज द डिफरेंस इज साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट ये कन्वर्ट नहीं हो पाता। व्हाइल इन अ वर्टिकल क्लीवेज कम क्वांटिटी कम रहती है डिटरमिनेंट की या अमाउंट कम रहता है साइटोप्लाज्म का, बट स्टिल दोनों पीसेस के पास में दोनों टाइप के डिटरमिनेंट एक्सपोजर दोनों का सेम होता है, तो एम्ब्रियो बने बट छोटे साइज के बने। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी।
अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोलॉजी पार्ट, और यहां पे ये बहुत ही कॉमन सा फूड वेब या आप बोल सकते हो इकोसिस्टम दिया गया है, एंड ये बहुत ही प्रिटी ऑब्वियस से इसके नोटेशंस आपको दिए हुए हैं। जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर था, प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया हर्बीवर ने, हर्बीवर को कंज्यूम किया कार्निवर ने। यहां पर आप देखोगे तो हर्बीवर को कंज्यूम और दूसरी फूड चेन में कार्निवरस है वो भी कर सकता है, और यहां पे डेट्रेटस है, डेट्रेटस को कंज्यूम किया डीकंपोजर ने या डीकंपोजर हर्बीवर ने, और हर्बीवर को कंज्यूम कर लिया इस कार्निवोरस ने। तो ये जो बोल्ड एरोज आपको दिखाए गए हैं, ये डार्क और बोल्ड एरो आपको दिखाए गए हैं, ये शो कर रहे हैं यहां पर एनर्जी फ्लो को। अगेन सारे के सारे एनिमल जब उनकी डेथ हो जाती है तो दे बिकम दिस डेट्रेटस। तो ये जो डॉटेड एरो है ये दिखा रहे हैं, ये डिके को दिखा रहे हैं, डेट्रेटस में कन्वर्जन को दिखा रहे हैं। एंड यहां देखते हो कि व्हाट इज दिस कर्व एरो। इस कर्व एरो को आप देखोगे तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि जब भी फूड चेन आगे रन करती है तो ऑलमोस्ट 90% एग्जिस्टिंग फूड लेवल का जो एनर्जी है वो रेस्पिरेटरी लॉस में चली जाती है, एंड 10% ही आगे ट्रांसफर होती है। दिस इज द एनर्जी फ्लो, ये सिंपल सा रूल है। तो अब यहां हम देखते हैं कि क्या है, एरोज के बारे में पूछा तो सॉलिड एरो क्या थे, अगेन एनर्जी फ्लो जैसा हमने पहली बात की थी, जो कर्व एरो थे वो रेस्पिरेटरी लॉस था, जो डैश्ड एरो थे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या वेस्ट प्रोडक्ट था। तो प्रीटी ऑब्वियस आंसर था। अगेन ऑप्शन बिना पढ़े भी हम अगर नोटेशन करते तो हम ये कर सकते हैं, पर ऑप्शन तो पढ़ना जरूरी होता है। तो आंसर विल बी द क्वेश्चन इज पी। अगेन दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। आपको इस जो गिवन ग्राफ है इसको स्टडी करना पड़ेगा और इसे कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। आपको पी क्यू आर 4 ग्राफ दिए हुए हैं, कुछ आयंस का लेवल दिया हुआ है और बाकी कुछ शेडेड रीजन या पैटर्न रीजन दिया गया है। और ये क्लियर है कि जो शेडेड रीजन है वो एक अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हाईलाइटेड सिर्फ ये कुछ आयन है। और अब आपको ये बताना है कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये रिलेटिवली क्या हो सकता है, और इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। लाइक यू हैव ब्लड प्लाज्मा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक म्यूकस, पैनक्रियाटिक जूस, ऐसा सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं वन बाय वन। तो जो फर्स्ट वाला है यहां आप देखोगे कि आपको इसमें मिला बाइकार्बोनेट। डेफिनेट सी बात है कि बाइकार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट यहां भी ज्यादा है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है वो ब्लड प्लाज्मा में एज अ बफर सर्व करता है, तो ब्लड प्लाज्मा में भी बाइकार्बोनेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में भी बाइकार्बोनेट होता है। बट यहां हम अगर लेवल देखते हैं तो ब्लड प्लाज्मा में जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स वेरियस ऑफ थिंग्स, लाइक कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो पूरा कॉम्पोजिशन है हमें लग रहा है कि ये ब्लड प्लाज्मा जैसा है। अगेन हम बाकी की चीजें भी क्रॉस चेक करेंगे, बट उससे पहले आप यहां आओ। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पे प्रोटोन है, और आपकी पूरी बॉडी में इतने ज्यादा अमाउंट में प्रोटोन या मेजर एलिमेंट किसी भी सिक्रीशन में अगर प्रोटोन है तो डेफिनेटली, और इट मस्ट बी स्टमक और गैस्ट्रिक जूस, और कहीं इतनी हाई एसिडिटी बॉडी में नहीं होती। तो ये चीज तो क्लियर है कि ये वाला जो होगा ये गैस्ट्रिक जूस होगा। अगेन इसको देखते हैं तो सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है और बाकी कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये क्या हो सकता है? तो अब ऑप्शन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस कहां है ये आपको पता होना चाहिए। ये गैस्ट्रिक जूस है, ये गैस्ट्रिक जूस है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। ये दो ऑप्शन तो अब हमें नहीं देखने, बिकॉज एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच आपको रिक्वायर्ड होती है, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इतना जल्दी। अब देखते हैं गैस्ट्रिक म्यूकस। तो गैस्ट्रिक म्यूकस में अगर हम देखेंगे तो गैस्ट्रिक म्यूकस में इतना कुछ नहीं होता। गैस्ट्रिक म्यूकस इज जस्ट अ स्लाइमी सिक्रीशन, वहां पे इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इतने दुनिया भर के आयन नहीं होते, तो ये गैस्ट्रिक म्यूकस नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो नाउ अब जो हमें कंफ्यूजन था कि ब्लड प्लाज्मा होगा या पैनक्रियाटिक जूस होगा, तो ऑप्शन इटसेल्फ अपने आप को क्लियर कर देगा, बिकॉज हमने बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। फर्स्ट इज ब्लड प्लाज्मा, सेकंड गैस्ट्रिक जूस एंड थर्ड इज पैनक्रियाटिक जूस। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, और आप देख सकते हो टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बताया हुआ है। टाइप 1 डायबिटीज इज जुवेनाइल डायबिटीज, दैट मींस जो इन्फेंट होता है या जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्टार्टिंग से ही उनके अंदर इंसुलिन नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ इंसुलिन, इट इज काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आल्सो। तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। इतनी सारी सिचुएशन आपको दी हुई जिसको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, और अगर आप इन्हें वन बाय वन रीड करके करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आप कर तो लेंगे, बट आप फिर यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच काम में लेते हैं कि हाउ कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये देखते हैं कि सर्कुलेटरी फेलियर नंबर 1 पे दिया गया है, एंड ये सीधी सी बात है कि सर्कुलेटरी फेलियर विल बी द लास्ट इवेंट इन ईच कंडीशन। ये कभी भी बीच में तो नहीं हो सकता कि उसके बाद भी आपको बॉडी में कुछ सिनेरियोस दिख रहे हैं। तो सर्कुलेटरी फेलियर लास्ट ऑप्शन में होगा, यहां पर है, यहां पर है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों को तो हटा दो कि सर्कुलेटरी फेलियर है। अब देखते हैं कि फर्स्ट इवेंट क्या है। यहां पे है 2 ऑप्शन में, यहां पर है 5, पढ़ते हैं 2 ऑप्शन में है ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है, और यहां पर है
हाइपरग्लाइसीमिया। डेफिनेट सी बात है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा देन दैट विल इंक्रीज द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज एंड यहां पर ग्लाइकोसियूरिया आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर विल बी डायरेक्टली सी। तो हमने सिर्फ 3 ऑप्शन पढ़े और हमने स्मार्टली आंसर कर दिया। बाकी आप पूरा सीक्वेंस भी देखना चाहोगे तो वो भी हो सकता है कि फर्स्ट द पर्सन विल हैव हाइपरग्लाइसीमिया, देन रीनल थ्रेशोल्ड जो होगा वो एक्सीड हो जाएगा, देन ग्लाइकोसियूरिया होगा, उसके बाद में ऑस्मोटिक डायरेसिस पॉलीयूरिया होगा, और पॉलीयूरिया के बाद में अल्टीमेटली आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे और वाटर एक्स्ट्रा इनटेक नहीं करोगे या फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं करोगे तो पर्सन विल गोज अंडर circulatory failure. The option will be C. This question is also from respiration or the metabolism part. और smartly इस question को approach करेंगे। Again हम directly bluntly शुरू नहीं कर देंगे। तो option statement number 1 है when oxidized it can give as many as 544 ATP molecules by consuming 26 oxygen molecule. एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो 26 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम करने के बाद में 544 या 544 एटीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें नहीं पता है क्या हो सकता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस इज द ओनली बायोमोलिक्यूल दैट कैन जनरेट एनर्जी एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली। अब ये बात आपको पता है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में एरोबिकली भी यूज होता है, एनारोबिकली भी यूज होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिकॉज आपको ऑप्शन में ग्लूकोज है तो सेकंड ऑप्शन का आंसर ग्लूकोज ही हो सकता है। ग्लूकोज के बारे में हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि ग्लूकोज दोनों तरीके से जनरेट करता है। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा ये या फिर ये ऑप्शन तो आपके हो गए एलिमिनेट। अब बात करते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है। तो जो ग्लिसरॉल है वो समहाउ 31-21 इस रेंज में एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी भी केस में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 544 एटीपी तो प्रोवाइड नहीं कर सकता। और यहां अगर हम बात करते हैं तो 20 कार्बन का जो फैटी एसिड होता है इट कैन प्रोवाइड अप टू 1200 molecules of ATP। तो यहां 544 है, तो दिस कुड बी अ फैटी एसिड ऑफ वेरियस कार्बन नंबर, बट फैटी एसिड डेफिनेट आंसर हो सकता है बिकॉज यही 100 या 1000 की रेंज में आके ATP प्रोवाइड कर पाता है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट कल्चर, या फिर आप बोल सकते हो प्लांट ग्रोथ। एक प्लांट टॉपिक की बात करते हैं तो एक सिचुएशन है, आपको एक एलिमेंट दिया है दिस मिनरल जी, और ये मिनरल जो जी है इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन ली है। 1 is 0, 1 is 0.6 एंड 1 is 1 माइक्रोमोलर। और इसमें आपने सीड को एक्सपोज किया है। 3 जनरेशन तक आपने सीड को ग्रो कराया, देन आपने सीड को आइसोलेट किया और नॉर्मल सीड के साथ उसे आपने कंपेयर किया। तब आपको जो इंपैक्ट देखना है वो इंपैक्ट आपको देखना है जर्मिनेशन सक्सेस पर, कि जर्मिनेशन सक्सेस क्या होती है। अब ये जो मिनरल जी है इसका इंपैक्ट जर्मिनेशन सक्सेस पे क्या आएगा, तो इसके पहले हमें यह समझना होगा कि जर्मिनेशन सक्सेस होती क्या है। सपोज आपके पास 100 सीड्स है, ठीक है, इस 100 में से जो 80 सीड्स है वो जर्मिनेट होते हैं एंड 20 जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो जो जर्मिनेशन सक्सेस होगी इसकी वो होगी कितना परसेंट आपके पास सीड जो है वो जर्मिनेट हुए, एंड दिस इज 80%। तो इस पर्टिकुलर केस में कि आउट ऑफ 100 इफ यू गॉट 80 सीड्स जर्मिनेटेड, तो जो जर्मिनेशन सक्सेस होगी वो होगी 80%। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको जर्मिनेशन सक्सेस देखनी है तो ऑप्शन में आपको देखना है परसेंटेज जर्मिनेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी में दिया हुआ है। ये सक्सेस नहीं है, ये उसकी ग्रोथ आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल कितनी होगी, रेट ऑफ जर्मिनेशन कितनी होगी। तो ये रेट और ग्रोथ और अलग अलग पैरामीटर है। बट अगर आपको सक्सेस देखना है तो आपको परसेंटेज कन्वर्जन देखना होगा कि आउट ऑफ ऑल गिवन सीड्स हाउ मेनी सीड्स विल जर्मिनेट। तो ये तो क्लियर यहीं से हो गया। एंड सेकंड चीज, आप ऑप्शन अगर आप देखना भी चाहो तो भी देख सकते हो, पर आंसर तो आपका यहीं से आ गया। एक्सेस द मिनरल जी कंसंट्रेशन इन सीड्स, तो ये एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पी। ये क्वेश्चन एनिमल बिहेवियर पे है। अगेन फ्रॉग की स्टडी की है। 2 वैरायटीज है, 2 स्पीसीज है फ्रॉग की, हाइला एविंगी एंड हाइला वेरोक्सी। ये इनकी कुछ ये सॉन्ग या साउंड वे प्रोड्यूस करते हैं, ये सिंगिंग करते हैं, ये गाना गाते हैं, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी आपने नोट कर ली एक पर्टिकुलर एरिया में। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके बिहेवियर को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई दे आर सिंगिंग। फ्रॉग जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस करता है या जब भी कोई सॉन्ग प्रोड्यूस करता है, दिस इज फॉर अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स या टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स। तो ये ब्रीडिंग के लिए किया जाता है। अब होता क्या है कि एक स्पीसीज के मेल है, सेम स्पीसीज की फीमेल फ्रॉग है। जब ये मेल फ्रॉग एक सॉन्ग प्रोड्यूस करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी फीमेल फ्रॉग से
मैच करेगी तो वो अट्रैक्ट होकर सेम फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करके उसके पास आ जाएंगे, दे कैन इंटरब्रीड और दे कैन मैट। तो अब यहां पर आप देखोगे इसका एक पैटर्न है 1 और पैटर्न 2, वैरोक्सी का भी एक पैटर्न 3 और पैटर्न 4 है। आप यहां देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सिमिलर है, सेम गोज विद दिस कि ये वाला पैटर्न भी ये वाला पैटर्न सिमिलर है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब इसी कॉमन ग्राफ के गिवन ग्राफ के बेसिस पे हमें एक ऑब्जर्वेशन डिजाइन करना है। ऑप्शंस पे आते हैं तो ऑप्शन में हम देखते हैं जो डायरेक्टली मैंने आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली फ्रॉग की इंटरब्रीडिंग को देखने के लिए ही किया गया था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बट स्टिल हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सी ऑप्शन जो डायरेक्ट आंसर है इसका क्या है दोबारा समझते हैं। लिविंगी विद सॉन्ग पैटर्न 1, देखिए आप सॉन्ग पैटर्न 1 एंड वैरोक्सी विद सॉन्ग पैटर्न 3, सॉन्ग पैटर्न 3 जो मैंने कहा था ऑलमोस्ट सिमिलर है, are likely to freely interbreeding on one of the island। अगर सेम आइलैंड पे दोनों है और अगर इनकी सिंगिंग फ्रीक्वेंसी या ऑडियो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो एक दूसरे को ट्रेस करके ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। और डायरेक्टली ये स्टडी इनकी ब्रीडिंग या मेटिंग नेचर को देखने के लिए ही की गई थी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। दिस वॉज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। इसमें यह है कि एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है या एक बहुत बड़ा सा एरिया है। अगर आई कैन ड्रॉ एरिया लाइक दिस, ऐसा एक बहुत बड़ा सा एरिया है और इतना बड़ा एरिया है कि इसके इस जोन में अगर हम इसे बोल देते हैं ये ईस्ट जोन है और अगर हम इसे कह देते हैं ये वेस्ट जोन है, तो इसके ईस्ट और वेस्ट जोन में जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 आवर्स का है। सपोज अगर यहां पे वॉच में 7 AM हो रहा है तो यहां पर जो वॉच होगा या होगी उसमें 4 AM टाइम हो रहा होगा, या इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, अगर ये अपनी क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करने, ये प्रैक्टिस करने, मैच की प्रैक्टिस करने सपोज 10 AM पे जाते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस करने 10 AM पे जाएंगे। दोनों को हैबिट है 10 AM पे प्रैक्टिस करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो क्या रहा है कि अब जो इनके बीच में मैच है या तो वो इस कोस्ट पे होंगे या वो इस कोस्ट पे होंगे, कहीं भी बीच में नहीं होंगे, ठीक है। तो अब अगर ये वेस्ट वाले ईस्ट में खेलने आते हैं और जो मैच का टाइम है वो इनके ट्रेनिंग टाइम के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, यहां पे जो क्लॉक है उसमें 10 AM हो रहे हैं, बट अगेन प्लीज नोट यहां पर 10 AM है, इनकी हैबिट या यहां पर जब 10 AM था तो यहां पे 7 AM हो रहा होगा या ये 3 आवर्स पीछे चलते हैं। तो जब ये ट्रेनिंग करने यहां आएंगे इनके लिए टाइम आगे का होगा। अगर ये ट्रेनिंग अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो इनके लिए ये टाइम आफ्टरनून का हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टाइम प्लस है। सेम गोज विद दिस, अगर ये प्लेयर यहां जाते हैं तो इनके लिए टाइम पीछे का होगा, क्योंकि जब तक इनके लिए खेलने का टाइम होगा, प्लेइंग का टाइम होगा, मैच का टाइम होगा, इनके लिए रात हो चुकी होगी, इनका टाइम ट्रेनिंग का निकल चुका होगा। तो परफॉर्मेंस पे, दोनों कोस्टल टीम की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग थे कि जैसे आपको कंफ्यूज यहां पे कर देंगे, नाइट मैच विल ऑलवेज बी एडवांटेजियस फॉर वेस्ट कोस्ट प्लेयर एज देयर ट्रेनिंग टाइम एंड मैच टाइम विल ओवरलैप। ये सुनने में और पढ़ने में ऐसा लगता है कि आंसर हो सकता है, बट ये कहां बोला है हमें कि मैच कब हो रहा है और कहां हो रहा है। अगेन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कि किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस लेट इवनिंग और नाइट में प्रैक्टिस करने पे थोड़ी ज्यादा आती है, इसलिए जो नेट प्रैक्टिस होती है वो नाइट या लेट इवनिंग टाइम में ज्यादा होती है। अगेन ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं, मैचेस प्लेड ड्यूरिंग डे आवर्स इन समर विल यील्ड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ईस्ट कोस्ट प्लेयर। तो अगर आप इसको सही मान रहे हो तो सेकंड वाला भी फिर सही होना चाहिए। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑप्शन सी देखते हैं, the outcome of matches will depend on which team has to travel to the venue। डेफिनेटली जिसके होम ग्राउंड पे मैच होगा वो हमेशा बेनिफिट में रहेगी, बिकॉज उनका ट्रेनिंग टाइम और मैच टाइम सूट करेगा। बट जो डिफरेंट कोस्ट की टीम ट्रैवल करके वेन्यू पे जाएगी उसके लिए टाइम जोन डिफरेंट होगा, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंस ऑफ 3 आवर्स। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस सी, द आउटकम ऑफ मैच विल डिपेंड ऑन द विच टीम हैज टू ट्रैवल ऑफ द वेन्यू। तो आंसर विल बी सी। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंटोमोलॉजी या बीज के नेचर की स्टडी की है कि वो जो क्लस्टर बनाती है हाइव में, वो बेसिकली एक बंच बना के बैठ जाती है, तो वो उन्हें हीट प्रोवाइड करता है या हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वो अपने लिए बना के रखती है जिससे वो प्रॉपर अपना फंक्शन या वर्कर बीज है वो अपना काम कर पाए, रिपेयर करना है। बहुत सारे इवेंट होते हैं, बी एक सोशलाइजिंग इंसेक्ट है तो उसमें ऐसा होता है। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये एक ग्राफ है, तो अब यहां पर जो FB है दैट डिनोट्स फ्री बीज, तो ये जो डार्क कलर का एरिया है, मतलब ये जो बोल्ड व्हाइट एरिया है ये फ्री बीज का एरिया है। ये स्मॉल क्लस्टर है, जल्दी जल्दी जो बनाती है, छोटे छोटे बंच में बना के बैठ जाती है ग्रुप्स में। और ये वाला जो एरिया है वो है आपका बिग क्लस्टर जिसमें बीज का नंबर 3 से ज्यादा है, इस तरीके से। तो अगर टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहां पर फ्री बीज इतनी है, इतना स्मॉल क्लस्टर है, इतना
बिग क्लस्टर है। अगर 36 डिग्री है जो कि फैक्चुअली ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी बी के लिए या हैबिटेट में, तो ये फ्रीबीज स्मॉल क्लस्टर बहुत ज्यादा यहां पर आपको बिग क्लस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ और इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें अगेन ऑब्जर्वेशन बनाना है। तो अब जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या हो सकता है, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए थे। एंड क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर आपने जो सारे करेक्ट ऑप्शन है सारे अगर मार्क किए हैं तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आंसर विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। तो B is from more small cluster at 29 degree centigrade where the waiting time is short and from bigger cluster 36 degree centigrade। ये हमने क्लियरली देख लिया कि यहां पर जो परसेंटेज रेशो था स्मॉल क्लस्टर का ज्यादा है एज कंपेयर टू हियर, और यहां पर बिग क्लस्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो प्रीटी ऑब्वियस है, दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड हम देखते हैं, क्लस्टरिंग ऑफ द बी इज इन द ऑप्टिमल टेम्परेचर स्पॉट इज एन ओकेजनल इवेंट एंड with homogeneous temperatures in a given area the bees tend to form several small clusters scattered across the area। अगेन मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया, ऑप्टिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वहां पे स्मॉल क्लस्टर नहीं बनते, बिग क्लस्टर ज्यादा बनते, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया आपका रॉन्ग। The bees forming several big cluster in area homogeneous temperature in a hive has the advantage to be of wandering from one small cluster to other increasing the probability of reaching the all cells requires cleaning। ये ऐसा एक एडेप्टिव मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि अगर वो छोटे छोटे क्लस्टर में रहेगी तो वो हीट के लिए माइग्रेट करेगी तो हाइव के अलग अलग चेंबर में जाएगी, तो जहां जाएगी वहां वो सफाई कर लेगी। दिस कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज जब तक उसके पास प्रॉपर हैबिटेट नहीं होगा, अगेन मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्लस्टर बनाते क्यों, प्रॉपर हीट के लिए। प्रॉपर हीट क्यों चाहिए, टेम्परेचर क्यों चाहिए, अपने फंक्शन को ऑप्टिमली करने के लिए। उनका काम है क्लीनिंग करना, बट वो क्लीनिंग कैसे कर पाएंगे अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उस हैबिटेट में, तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू। अगेन आगे देखते हैं, बिगर क्लस्टर फॉर्म स्लोली दैन स्मॉलर वन बट इन द स्मॉल क्लस्टर ए हायर परसेंटेज ऑफ बी मे बी एट सब ऑप्टिमल टेम्परेचर ड्यू टू क्राउडिंग इफेक्ट। तो ये जो चीज है ये एक्सप्लेन कर रही है उसी थ्योरी को जो हमने अभी बिल्डअप किया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे ए एंड डी, आपको दोनों ही इसमें टिक करने थे, ए एंड डी। This question is from Hardy-Weinberg principle or we can say from the evolution, या आप जहां पे पॉपुलेशन की स्टडी करते हो कि कौन सा एलील किस फ्रीक्वेंसी में होगा या किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वहां से क्वेश्चन है। आपके पास दो पॉपुलेशन है, दोनों में 200 डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स है और उनका जीनोटाइप आपको दिया हुआ है। जो सेट ए है या जो पॉपुलेशन ए है उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो ये है 90 कैपिटल और डोमिनेंट, 40 है इसमें मिक्स या इंटरमीडिएट टाइप और 70 इसमें रिसेसिव टाइप के हैं। जो सेकंड पॉपुलेशन है उसमें रेशो जो है वो ये वाला है 45, 130 एंड 25, और इसके बिहाफ पे हम आपको ऑप्शन बताने। तो यहां आप देख सकते हो कि कोई प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है। आप जब भी हार्डी-विंबर प्रिंसिपल की बात करते हो तो आपको ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिलता है इस तरीके से, और ये चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई भी रेशो आप ना यहां डेवलप कर सकते हो ना वहां डेवलप कर सकते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे वेरिएशन या रैंडम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जो दोनों है, अगर आप ये बोलोगे कि पॉपुलेशन 1 इज इन हार्डी-विंबर्ग इक्विलिब्रियम व्हाइल पॉपुलेशन 2 इज नॉट, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दोनों ही हार्डी-विंबर्ग प्रिंसिपल में प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं, बोथ पॉपुलेशन हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड ए। अगर हम इसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो एक ही फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करोगे आउट ऑफ दीज टू, तो अब जैसे मैं एक कैलकुलेट करके आपको बता सकता हूं, सेम गोज विद दिस वन आल्सो। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो यहां पर टोटल ए कितने आएंगे, या यहां पर हम देखते हैं तो टोटल ए कितने आएंगे, ए और ए 90 अगर ये है तो 180, यहां पे हम देख लेते हैं कि 180, इधर हम देखेंगे तो ए कितने आएंगे इसमें 40, तो यहां पर हो गए 220, और टोटल अगर हम एलील की बात करते हैं तो टोटल एलील यहां पर होंगे 400। तो अगर फ्रीक्वेंसी में निकालूंगा तो 220/400 यहां पर आ जाएगी। ऐसी कैपिटल ए की इसमें चेक कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो 90, यहां से चेक करेंगे तो 130, अगेन ये हो गया आपका 220, और टोटल एलील हम फिर से देखेंगे तो आ जाएंगे 400, और सेम हम स्मॉल ए के लिए चेक करेंगे तो वो वैल्यू भी सेम आएगी। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसीज है दोनों एलील्स की, वो दोनों पॉपुलेशन में सेम होंगी, तो ये आंसर सही होगा। बट अगेन आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल ए के लिए, वी कैन कैलकुलेट दिस, तो ये वैल्यू आती है 0.55। तो कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में सेम है और उसकी वैल्यू है 0.55। बट अगेन आप ऑप्शन नंबर 4 पढ़ोगे कि एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील फॉर पॉपुलेशन 2 इज 0.55। ये रिसेसिव की नहीं है, डोमिनेंट की है। तो इस ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको डेटा तो वही सही दिया जो अभी आपने सॉल्व किया था, बट रिसेसिव एलील बोल दिया, रिसेसिव की 0.45 है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग।
अब जेनेटिक वेरिएशन ऑफ टू पॉपुलेशन इज द सेम, तो यहां पर आप देखोगे कि रेशो कितना ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर जो नए कॉम्बिनेशन है वो 40 है और यहां पे मैक्सिमम नए कॉम्बिनेशन है, तो जेनेटिक वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू है वो दोनों में डिफरेंट है। तो दोनों पॉपुलेशन के लिए क्यूमुलेटिव जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा। बोथ द पॉपुलेशन हैव सेम एलील फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो आंसर विल बी दिस बी ओनली। ये जो क्वेश्चन है पैरासिटिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक किलफिश होती है, उस किलफिश पे एक पैरासाइट होता है यू हैप्लॉर्किस क्या करता है कि उसके अंदर सिस्ट, उसके ब्रेन में सिस्ट बना देता है। अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि देखो नंबर ऑफ सिस्ट ऑन द ब्रेन, इसका एक काउंट दिया हुआ है। और ये क्या होता है, ये जो फिश होती है ब्रीद करने के लिए सरफेस पे आती रहती है, लाइक कॉन्ट्रैक्टीज सरफेस पे ब्रीद करने के लिए आती रहती है। तो जितने ज्यादा ये टाइम, मतलब ये जो टाइम स्पेंड सरफेस के ऊपर करती है वो, और उसमें सिस्ट में रेशो दिया हुआ है, तो जितना कम टाइम ये सरफेस पे मतलब फिश स्पेंड करेगी, देखो नंबर ऑफ सिस्ट की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर ये इस रेंज में रहती है तो नंबर ऑफ सिस्ट 100 है। जैसे जितना ज्यादा ये टाइम स्पेंड करेगी, इतना टाइम स्पेंड करेगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे। तो जितना ज्यादा सरफेसिंग वो कोई फिश करेगी, नंबर ऑफ सिस्ट उसके ब्रेन में उतनी ही ज्यादा होंगी। ये चीज क्लियर हो गई अभी तक हमको, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं? Changes in the surfacing behavior could make the infected fish survive longer for murky Eustachian water by gulping air। मतलब अगर वो अपने सरफेसिंग बिहेवियर में चेंज कर देगी, जो इन्फेक्टेड फिश है, तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी। दिस कैन नॉट बी ट्रू, बिकॉज इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन, हम ये नहीं बोल रहे ट्रू है फॉल्स है, बट हम कोई ऐसी हाइपोथेसिस बना ही नहीं सकते। हम कैसे इस हाइपोथेसिस को डिफेंड करेंगे कि जो सरफेसिंग अगर बिहेवियर चेंज कर देगी तो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी? ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर वापस इस ऑप्शन पे आएंगे। इट इज पॉसिबल, अगेन इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट अ मैंडेटरी स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल दैट लार्जर एंड hence heavily infected fish are removed from the population by predation। this is not a theory, this is an observation। जब भी आप आगे रिसर्च में कहीं जाओगे या कोई पेपर पढ़ोगे तब आप समझोगे, या आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आप कोई स्टेटमेंट इस तरीके से स्टार्ट करते हो तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, और अगर इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं तो ये एक हाइपोथेसिस आप दे रहे हो, एक कंक्लूजन आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि जो लार्जर फिश होंगी ना, उनका पॉपुलेशन से उनका प्रीडेशन ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो लार्जर फिश है, जो हैवीली इन्फेक्टेड फिश है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सिस्ट ज्यादा है, इस रेंज की फिश सरफेस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। अगर सरफेस पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है तो जो उनकी प्रीडेटर बर्ड्स है वो उन्हें ज्यादा आसानी से खा लेगी, ठीक है, ज्यादा आसानी से पिक कर लेगी। तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि दिस कैन बी ट्रू। तो ये बात सही है, बिकॉज इट इज अ पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। द इन्फेक्शन ऑफ ट्रिमेटोड पैरासाइट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बिहेवियर किल फिश होस्ट प्रोवाइडेड एडेप्टिव एडवांटेजेस टू द होस्ट इन द यूस्टेरियन इकोसिस्टम। ये भी अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि ट्रिमेटोड पैरासाइट उसको कोई एडवांटेज नहीं दे रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ट्रिमेटोड पैरासाइट और सरफेसिंग के बीच में बस एक बिहेवियर यहां पे एस्टेब्लिश किया है कि सरफेस पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो ट्रिमेटोड पैरासाइट का इन्फेक्शन ज्यादा होगा, कम करोगे तो कम होगा, बट इसके कम या ज्यादा होने से उसके सर्वाइवल पे कोई या उसको कोई नया एडेप्टेशन नहीं मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। टाइम स्पेंड in the top 5 centimeter of the tank significantly and positively related to the number of metacercaria on the brain of killfish। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जितना ज्यादा ये टॉप 5 सेंटीमीटर में यानी टॉप लेयर में टाइम स्पेंड करेगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पे मेटासर्केरिया लार्वा आपको मिलेंगे। तो ये क्लियर ऑप्शन है। तो ऑप्शन ऑफ B and D will be the answer for this question। अगेन इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये इसको पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि डिड यू गेट दिस और नॉट, कि आप एक हाइपोथेसिस दे रहे हो, आप एक प्रपोजल दे रहे हो, या फिर आप एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो। एंड दिस क्वेश्चन डिमांड्स पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप कंक्लूजन नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट रिलेशन नहीं दे सकते, इसीलिए A और C यहां पर रॉन्ग होंगे और आंसर होंगे B and D। This question is also from the entomology part or the insect studies। एक वुड लाइस होती है, वुड लाइस लाइट और ह्यूमिडिटी के लिए एक बिहेवियर शो करती है। जब भी लाइट ज्यादा होती है, मतलब
अगर आपके पास में डे लाइट है तो वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मोशन करती है, वो अंधेरे तरफ जाती है, मतलब लाइट से दूर जाती है। और इस केस में वो क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी की तरफ ज्यादा जाती है। मतलब लाइट्स को क्या पसंद है, नेगेटिव फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स वो डे टाइम में देती है और ज्यादा ह्यूमिडिटी उन्हें पसंद है। दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस, अगेन अगर उनके ऊपर आप लाइट गिरा दोगे तो वो अंधेरे में भागेंगी और वो ह्यूमिडिटी की तरफ तो जाती है, पहले से कम रेट से जाती है, स्टिल दे आर गोइंग टू ह्यूमिड एरिया। ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सली ड्राई एरिया में चली गई। क्लियर स्टेटमेंट है, लेस प्रोनाउंस बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू ह्यूमिडिटी, स्टिल दे आर गोइंग टू ह्यूमिड एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडर एक्सट्रीम लो ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी का फैक्टर आपने हटा दिया है, यू आर गिवन ड्राई एयर, तो दे शो वीकली पॉजिटिव फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स। तब जाके वो फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स की तरफ, मैं फोटो लाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है व्हेन देयर इज अ डार्क या ड्राई एरिया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, या क्या ट्रू है। The possibility of wood lice moving through dry places higher at night. No. Again जो मैंने एक्सप्लेन किया था, in the night time there is also positive response, but डे टाइम से कम है, बट वी कैन नॉट से कि वो ड्राई प्लेसेस की तरफ जा रही है, तो ए विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। बी की बात करते हैं, लाइट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर क्यू फॉर द वुड लाइस। दिख रहा है कि वो लाइट को प्रायोरिटी देती है, जब लाइट नहीं होती तब वो ड्राई प्लेस की तरफ मूव करती है, तो लाइट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर क्यू फॉर द वुड लाइस। कि आप लाइट जला दो तो वो दूर चली जाएंगी लाइट से। ठीक है, द बिहेवियल ट्रेट शो द फोटो पीरियड हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स सर्वाइवल, और डेफिनेटली इट इज ट्रू कि अगर जितना ज्यादा लाइट के एक्सपोजर में रहेंगी उतना ज्यादा उनका प्रेडेशन हो सकता है, तो ये सर्वाइवल पे तो क्वेश्चन मार्क लगा ही देगा। तो ठीक है, ऑल द थ्री बिहेवियल ट्रेट आर अट्रिब्यूटेड सिग्निफिकेंस, देयर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा है, तो बी एंड सी विल बी द क्लियर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक एथलेटिक स्टडी हुई थी, ये भी एक रियल स्टडी है, उस पे आपने ग्राफ प्लॉट किया है मैराथन रनर का। जो एलीट मैराथन रनर है उनके लिए ये ग्राफ है, जो गुड रनर है उनके लिए ये ग्राफ है, और जो स्लो रनर है उनके लिए ये वाला सेगमेंट है। ये इनकी ये जो डॉट्स है ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि कहाँ कौन से एरिया पे कौन सा एथलीट लाया कर रहा है। ये है VMA, और VMA मतलब मीन मैराथन वेलोसिटी के किस रेंज, किस स्पीड से वो रन कर रहे हैं, और ये है VO2 मैक्स। और VO2 मैक्स यहां पर आपको क्लियरिफाई कर रखा है दैट VO2 मैक्स इन द डिफरेंट, मतलब कितना ज्यादा उनकी इनहेलेशन की या कंजम्पशन की रेट थी ऑक्सीजन के लिए। ये आपका टाइम है कि मैराथन वो कितनी देर में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यहां आप देखोगे देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन परफॉर्मेंस बिटवीन रनर ऑफ इक्वल VO2 मैक्स एंड वाइस वर्सा। देख लेते हैं, VO2 मैक्स हमें सेम लेना है। ठीक है, हमने VO2 मैक्स सेम ले लिया, और अगर हम ये परफॉर्मेंस देखते हैं अब यहां पे इस तरीके से, ये देखो, अगर आप ऐसा बनाते हो तो कुछ एथलीट ऐसे हैं जो इस रेंज में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे यहां पे तो आ ही नहीं रहे, कुछ ऐसे इस रेंज इतना टाइम लगा रहे हैं और कुछ इतना टाइम लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस है आवर्स में, अलग अलग सेम VO2 में अगर हम लेंगे, अगर हम मिक्स स्टडी करेंगे तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेगा। तो बोल सकते हैं हम कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला पढ़ते हैं, मैराथन रनर्स विद अ गुड परफॉर्मेंस टाइमिंग इज मोर देन 2 hours 30 minutes have VO2 max above 70। देख लेते हैं, तो टाइमिंग इज मोर देन 230, तो ये 230 से ज्यादा का टाइम है। ठीक है, और अब हम यहां पर देखते हैं कि जो एथलीट है वो किस रेंज में आ रहे हैं। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पे आते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, मैराथन रनर्स विद गुड परफॉर्मेंस टाइमिंग मोर देन 2 hours और 30 minutes। तो मोर देन 2 hours और 30 minutes, देखो ये वाला हो जाएगा, हमने गलती से ऊपर का देख लिया था, ये वाला मोर टाइम इज दिस। और यहां पर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम रनर्स है वो इस रेंज में आ जा रहे हैं यहां पे, और अगर मैक्सिमम रनर इस रेंज में आ रहे हैं तो ये टाइम 70 से कम है, ज्यादा नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो जो मैक्सिमम रनर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस 230 से ज्यादा टाइम जो ले रहे हैं वो इस रेंज में आते हैं, तो लेस देन 70 है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। अगला पढ़ते हैं, एलीट मैराथन रनर with personal best of less than 2 hours 30 minutes shows VO2 max more than 65। आगे पढ़ लेते हैं दोबारा से। अब जो एलीट मैराथन रनर है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनकी, और जो इससे कम टाइम शो कर रहे हैं वो मोर देन 65 है। डेफिनेटली सारे के सारे एलीट रनर आप देख सकते हो कि 65 की रेंज से आगे ही जा रहे हैं, इनका VO2 max इससे ज्यादा है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। फ्रॉम द फिगर इट इज एविडेंट दैट when a subgroup of marathon runner is studied,
देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन मैराथन परफॉर्मेंस एंड VO2 मैक्स। तो जब भी आप सब ग्रुप को स्टडी करोगे तो ये जो कोरिलेशन फैक्टर आप देखोगे, जब आप एलीट ग्रुप को स्टडी कर रहे हो तब कोरिलेशन फैक्टर 0.01 है, जब आप और ज्यादा ग्रुप को कंक्लूसिव स्टडी कर रहे हो तब 0.67 है, सारे ग्रुप्स को आप क्यूमुलेटिवली स्टडी कर रहे हो तो जो कोरिलेशन फैक्टर है वो 0.78 है। तो ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी आपको शो कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू। तो यहां पर जो ओवरऑल आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे ए, सी एंड डी, और आंसर विल बी दिस ओनली। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कि लेंटाना कैमारा एक वीड होती है और वो वीड के उसके लीफ के एक्सट्रैक्ट को एक सॉइल में एक्सपोज किया, उस सॉइल में फिर आपने 3 अलग अलग प्लांट को ग्रो किया, वन इज मेज, मिलेट एंड टैफ ग्रास, इनको आपने ग्रो किया और उनकी स्टडी हमने ग्राफिकल नोटेशन यहां पर किया है। तो जो शूट पे इसका इंपैक्ट है वो ऐसा है, देखो ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये मेज को शो कर रहे हैं, जो ट्राइंगल बने हुए हैं ये मिलेट को शो कर रहे हैं और ये जो डॉट बने हुए हैं वो टैफ ग्रास को शो कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हमने इस लीफ के एक्सट्रैक्ट वाली सॉइल में ग्रो कराया तो उसका जो शूट है जो मेज के लिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है, यू कैन से हियर, और इनके लिए भी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है या हाई है। रूट के लिए बात करते हैं तो रूट के केस में आप देखोगे मेज की वैल्यू हाई है, बाद में थोड़ी कम हो गई बट स्टिल जो पहले का लेवल था उससे हाई है। जो फिंगर मिलेट है उनकी वैल्यू भी हाई है, और जो टैफ ग्रास है उसकी वैल्यू पहले जो नॉर्मली वो ग्रो करती तो लेंथ उससे थोड़ी सी कम हो गई है। ये हमें डेटा गिवन है ग्राफिकल फॉर्म में। अब ऑप्शन देखते हैं क्या करेक्ट हो सकता है, हाइपोथेसिस अब हमें बनानी है। द लीफ एक्सट्रैक्ट हैज हाई डिफरेंशियल एलोपैथिक इफेक्ट ऑन द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सीड यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट। तो ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि सब पे अलग अलग इफेक्ट है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे देखते हैं, शूट ग्रोथ इज लेस अफेक्टेड बाय लीफ एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट देन द रूट ग्रोथ। ये क्लियर दिख रहा है कि यहां पर चेंजेस बहुत ही कम है, डिफरेंसेस बहुत कम है, यहां पर बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो स्टेटमेंट भी सही है। दिस द रिजल्ट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी टू कल्टीवेट मेज एंड फिंगर मिलेट इन एग्रीकल्चर लैंड इन्वेडेड बाय लेंटाना आफ्टर इट्स रिमूवल। मतलब एक एग्रीकल्चर लैंड पे जहां पे पहले लेंटाना कैमारा थी वहां से आपने इसको हटा दिया, देन यहां पे आप इसको ग्रो करोगे तो चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज जब लेंटाना कैमारा वहां है उसकी लीफ एक्टिवली वहां गिरती रहेंगी, सॉइल में उनका एक्सट्रैक्ट मिलता रहेगा, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे, बट उनकी एब्सेंस में इट कैन नॉट बी सेड। I am not saying or we cannot say कि this is absolutely true or false, but this cannot be said कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। Growing the grass may be promising in area where lantana invasion occurs due to the allopathic interference। तो अगेन फिर जैसे मैंने बोला हम कोई हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, बिकॉज ये हमने आर्टिफिशियली लैब में डिजाइन किया था और हमने बहुत स्मॉल स्केल पे इसका ऑब्जर्वेशन देखा था, तो कोई भी डेफिनेटिव प्रॉमिसिंग आंसर हम नहीं दे सकते। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी। एक ट्रिमेटोड पैरासाइट का लाइफ साइकिल अगेन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कहां से कहां ग्रो करता है, स्नेल में जाता है, स्नेल से फिर ये ऐसे टैडपोल में आ गया, टैडपोल से मैच्योर फ्रॉग में आ गया, मैच्योर फ्रॉग से बर्ड में चला गया। इस तरीके से ये साइकिल पूरा इसका दिखाया गया ट्रिमेटोड का। ये एक एनिमल का नहीं है, ट्रिमेटोड का साइकिल है अलग अलग होस्ट में। तो आप यहां देखते हो कि ये इसका डेफिनेटिव होस्ट है, आपको दिख रहा है ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है। यहां पर आप देख रहे हो कि ये टैडपोल था, इससे मेटामॉर्फोसिस हुआ, बट अगेन मेटामॉर्फोसिस के टाइम में इसमें एक एक्स्ट्रा लेग भी इसने डेवलप कर दिया। नॉर्मल फ्रॉग जो ग्रो करता है वो 4 लिम्स के साथ में ग्रो करता है, बट यहां पर ट्रिमेटोड का लार्वा इसमें आ गया तो एक एक्स्ट्रा लिम्ब आपको एक डायग्राम में दिखा दिया। ये एक लाइफ साइकिल गिवन था। अब ऑप्शन पे आते हैं। The final host of parasite is snail and used to the bird dropping to gain access to the soil। फाइनल पैरासाइट या डेफिनेटिव जो फाइनल होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट था वो ये था, ये फर्स्ट था, स्नेल वाज द फर्स्ट होस्ट नॉट द फाइनल होस्ट। ये ऑप्शन गलत हो गया। द पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉजेज सुपर न्यूमरेसी लिम्स टू डेवलप इन टैडपोल, जो हमने देखा कि ये अभी डायग्राम में देखा कि एक्स्ट्रा लिम्स से। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द फाइनल होस्ट ऑफ पैरासाइट इज द बर्ड, दिया हुआ है। सो बाय इंश्योरिंग फूड द पैरासाइट गेन्स एंट्री टू द फाइनल होस्ट। तो अब क्या होता है, जब उस बर्ड के फूड में ये पैरासाइट होगा और वो जो बर्ड है वो फूड गेन करेगा तब ये उसके अंदर चला जाएगा। तो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, वो फ्रॉग को खाएगा और उसके अंदर चला जाएगा। द पैरासाइट एंटर्स
in the tadpole to a frog and accelerate the metamorphosis into frog. Again, this is a research study और ये fact है कि tadpole से frog के conversion को metamorphosis बोलते हैं, और अगर ये larva के केस में होता है तो ये exaggerated भी होता है और fast भी होता है. Fast का मतलब time कम लगता है, exaggerated का मतलब supernumeracy cause कर देता है. तो correct option will be B, C and D. तो ये अगेन एक एंटोमोलॉजिकल स्टडी है जिसमें एक बटरफ्लाई पे हमने स्टडी की है. उस बटरफ्लाई में क्या होता है कि वो टाइम के या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग एडेप्टेशन या पैटर्न शो करती है. तो अगर वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो रही है और ये लार्वा से एडल्ट में कन्वर्जन बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो ऐसी जो बटरफ्लाई है जब वो प्यूपा में बने कन्वर्ट होगी तो एडल्ट की जो मतलब उसकी प्यूपा की बॉडी है वो ब्राउन होगी, डार्क ब्राउन होगी, और जो आई स्पॉट है वो लेस प्रोमिनेंट होंगे. आई स्पॉट का मतलब है कि वो उसका फील्ड ऑफ विजन भी कम होगा, या आई स्पॉट बेसिकली जो हमारे जैसे आई सॉकेट्स है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कम प्रोमिनेंट होंगे. अगर वो मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्जन करेगी तो लाइट ब्राउन बॉडी होगी और प्रोमिनेंट आई स्पॉट होंगे. और एक डिस्टल लेस जीन होता है जो किसी भी इस ऑर्गेनिज्म में आई स्पॉट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अलग अलग सीजन में एडेप्टेशन, बटरफ्लाई के एडेप्टेशन के लिए ये हेल्प करता है. ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. प्यूपा डेवलपिंग अंडर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस द ड्राई सीजन फॉर्म. ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ में आया, इस ऑप्शन को फिलहाल यहीं पे छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं. ड्यूरिंग प्यूपल डेवलपमेंट द एरिया ओवर विच डिस्टल लेस इज एक्सप्रेस डिक्रीज राइज इन द टेम्परेचर. आप देख रहे हो कि यहां पर टेम्परेचर राइज हुआ और यहां पर प्रोमिनेंट आई स्पॉट हुए, मतलब जो इस जीन का एक्सप्रेशन है वो ज्यादा हुआ, नॉट द डिक्रीज, इट इज मोर. तो ये ऑप्शन हो गया गलत, हमें चूज करना था करेक्ट. आगे देखते हैं. द वेट सीजन फॉर्म possesses more prominent eye spot, the help in escaping the predation by bird. डेफिनेट सी बात है कि जब मोर प्रोमिनेंट आई स्पॉट होंगे तो वो प्रेडेशन से बर्ड में हेल्प करेगा, ये बात क्लियर है. पर क्या वेट सीजन में ऐसा होता है? अगेन दिस इज अ फैक्ट कि वेट सीजन में ऐसा होता है, तो ये एक ट्रू है. ये गिवन डेटा यहां नहीं है, पर वेट सीजन में एक्चुअली ऐसा होता है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टल लेस जीन इज सबड्यूड इन द वेट सीजन फॉर्म. अगेन वेट सीजन फॉर्म में तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट था, तो ये ऑप्शन हो गया गलत. अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे कि यह सही है गलत है. तो प्यूपा डेवलपिंग अंडर टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस ड्राई सीजन फॉर्म. ड्राई सीजन फॉर्म में क्या होता है, इधर आते हैं अगर हम, तो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा ब्राउन बॉडी है, लेस आई स्पॉट है. अब ज्यादा ब्राउन बॉडी होगी और लेस आई स्पॉट होंगे. ड्राई सीजन फॉर्म में क्या होता है, ये अपने इकोसिस्टम के कलर को या सराउंडिंग के कलर को से कैमोफ्लेज करने की कोशिश करता है. आई स्पॉट लेस क्यों है? बिकॉज इसे ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत नहीं है, ये बर्ड से ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहता है ड्राई सीजन फॉर्म में. और क्यों रहता है? बिकॉज अपने आसपास के एरिया से, वुडी एरिया से ज्यादा अच्छा कैमोफ्लेज कर लेता है. इसीलिए जो ड्राई सीजन फॉर्म होती है उसमें जो जंगल का कलर है, ग्राउंड का कलर है, जो वुड कलर है, या वुड कलर की हम बात करें तो वो क्या रहता है, वो डार्क कलर का रहता है. तो इसीलिए आप बोल सकते हो, ये रिलेशन हम यहां से एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि प्यूपा डेवलपिंग अंडर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस ड्राई सीजन फॉर्म. और ड्राई सीजन फॉर्म में जो कलर होगा वुड का वो डार्क होगा, तो उसकी बॉडी का कलर भी डार्क होगा. अब वो कैमोफ्लेज कर लेगा तो उसे आई स्पॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आई स्पॉट भी लेस प्रोमिनेंट होंगे. तो ऑप्शन विल बी ए एंड सी. तो इस तरीके से आपका जो ये पार्ट बी है ये कंप्लीट होता है. क्वेश्चन अगेन आई ऑलरेडी सेड के क्वेश्चन काफी लॉजिकल थे, इंफॉर्मेटिव थे, और अगर आप प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल्स देखते हो या आप करंट बायोलॉजी के लाइफ साइंस के करंट अफेयर्स के टच में रहते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे. कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी भी थे, लाइक हमने पेडिग्री क्वेश्चन देखा, बट ओवरऑल आई कैन से पेपर वाज अ गुड लेवल. पेपर वाज ऑफ अ गुड लेवल. ऐसा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी नहीं था, लॉजिक से हमने काफी सारे क्वेश्चन किए. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. दिस इज डॉक्टर गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ.